हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। कैसे हो आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे। आज हम लोग आपका प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं। कौन से वाले में? आपका प्रैक्टिस सेशन आज आया है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी वाले चैप्टर में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, लेकिन आई होप दैट आप सबको तो पता ही होगा कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन लाते हैं जिसमें आपको एक ओवरव्यू वीडियो मिलता है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड क्विकली। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वांटेड टू रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम यू दैट अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है या आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो रेगुलरली आपके लिए लाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। रिसेंटली सर्वे भी हुआ था जिसमें हमें पता चला कि आप में से 81% बच्चों ने हमें सब्सक्राइब नहीं करता है, जिसमें से 11% बच्चों ने ही हमें सब्सक्राइब करा है। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। Now I have one rule for you all, that throughout the session you have to see in your history book. This video is only for listening, dear student. इससे सिर्फ आपको मेरी आवाज़ सुननी है, इससे आपको और कुछ नहीं करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लेट अस गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम आज के जो टॉपिक्स कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं वो है अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बाय द कंपनी। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ऐसा क्या हुआ? Political condition in India. After the death of Aurangzeb in 1707, several Mughal governors, Subadar and great zamindar asserted their power and established regional kingdom. औरंगजेब की डेथ के बाद डियर स्टूडेंट क्या हुआ? जो मुग़ल गवर्नर्स थे, सुबादार और ग्रेट जमींदार थे, उन्होंने अपनी पावर को असर्ट कर दिया था, यानी कि अपनी पावर जो जितनी उन्हें थी वो सब उन्होंने छोड़ दिया और जो रीजनल किंगडम्स थे वो डेवलप करने लगे। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली वॉज नो लॉन्गर एन एफिशिएंट सेंटर विद द राइज ऑफ दीज पावरफुल रीजनल किंगडम अक्रॉस इंडिया। जैसे जैसे रीजनल किंगडम्स इंडिया में आने लगे, दिल्ली कोई भी ज़्यादा अच्छी तरह फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा था। अब मैं बात करती हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि है EIC। In 1600, the East India Company received a charter from British sovereign. ब्रिटिश की सरकार से उनको मिला चार्टर मिला 1600 में। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्वीन एलिजाबेथ वन रिग्रेटिंग इट एक्सक्लूसिव राइट्स टू ट्रेड विथ ईस्ट। तो जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने उनको ये राइट दिया था कि भाई वो ईस्ट के साथ ट्रेड करेंगे। और जब चार्टर मिला था तो उससे ये पता चला कि भाई अब इंग्लैंड से तो ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी ईस्ट में ट्रेड करने, और कोई कंपनी नहीं जाएगी। लेकिन ईस्ट में आपको ये लगता है कि भाई सारी कंट्रीज जो और उनके बगल वाली हैं वो सब चुप रहेंगी? नहीं, वो सब भी आ गई है ना। This charter enabled the company to venue its mercantile trading in new lands where it could gain more profit. ये तो हो गया। However, it could not prevent the other European powers from gaining access to the eastern markets. लेकिन और countries थी, वो तो इंडिया आ सकती थी ट्रेड करने के लिए, है ना। अब हम आते हैं conflicts with the other European companies. By the time of English arrived in India, the Portuguese had established their center at Goa, and by 17th century, the Dutch and the French traders arrived India. तो क्या हुआ? जैसे जैसे इंग्लिश जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में अराइव हुए थे, तो पोर्टुगीज थे, उन्होंने अपना सेंटर गोवा में इस्टेब्लिश कर दिया था 17th सेंचुरी में, और डच और फ्रांस भी इंडिया आ गए थे ट्रेड करने के लिए। All these European traders completed for same things such as cotton, silk, paper, cloves, cardamom, cinnamon, which were in high demand in Europe. ये सभी की जो यूरोपियन कंपनी थी ना, सभी एक दो ही चीज़ें मांगते थे। कौन सी? कॉटन चाहिए था उनको, सिल्क चाहिए था, पेपर, सबकी कॉमन चीज़ थी, यानी कि सबको सेम ही चीज़ चाहिए थी। तो क्या होता है, अगर सबको डियर स्टूडेंट सेम चीज़ चाहिए होती है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो कहता है कि भाई मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा तो मेरे को दे दो ये सारी चीज़ें, तो वही करते हैं जो हमारे इंडियंस भी होते हैं, राइट। तो ऐसे में क्या होता था, कभी कभी कंपनी ज़्यादा पैसे में सामान ले लेती थी और उन्हें प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम होता था। ठीक है डियर स्टूडेंट।
During the 17th and 18th century, price battles were fought among these trading companies to secure their markets. They equipped themselves with the arms for the protection and fortified their trading centers. तो 17 और 18 सेंचुरी में इनके बीच में बैटल्स भी होने लगी कि भाई कौन ज़्यादा सामान लेगा. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए फोर्टिफिकेशन करने लगे, यानी कि जो उनका सेंटर है वहाँ पे वो दीवार बनाने रखे, बाउंड्री जैसी. ठीक है. स्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, कैसे कैसे कंपनी ने पावर स्टैब्लिश करनी स्टार्ट करी. लेट अस रीड दैट. बिगनिंग ऑफ ट्रेड इन बंगाल, सबसे पहले बंगाल में कंपनी ने स्टार्ट करा. In 1651, the first British factory was built on the bank of river हल्की. ठीक है, हगली. ठीक है, तो जो रिवर हगली थी वहाँ पे उनकी फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी. कब? 1651 में. द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स टू सेटल देयर फैक्ट्री विद द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. बाय 1696 इट बिगेन कंस्ट्रक्टिंग फोर्ट्स अराउंड द सेटलमेंट्स. तो जो कंपनी थी उन्होंने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को फैक्ट्री के वहाँ पे सेटल करने के लिए कहा, और उसके बाद 1696 में कंपनी ने फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करने स्टार्ट कर लिए थे. लेटर इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिसर्स. ब्राइब्ड यानी कि रिश्वत. ब्राइब मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, उन्होंने ब्राइब ऐसे करा कि भाई अगर तुम हमारा साथ दोगे बैटल में तो हम क्या करेंगे ना, जैसे ही ये वाला रूलर हटेगा हम तुम्हें राजा बना देंगे. और इसकी वजह से क्या होता है, जो मुग़ल ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा लालच में आते थे, जिसकी वजह से वो अपनी ही सरकार का साथ ना देकर ब्रिटिश का साथ देते थे. ठीक है. इनटू ग्रांटिंग द कंपनी जमींदारी राइट्स फॉर अदर 3 विलेजेस. It also pressed he Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company right to trade duty free. उन्होंने बताओ क्यों औरंगज़ेब ने भाई इतनी इजीली फरमान दे दिया कि भाई हाँ तुम जाओ, तुम ड्यूटी फ्री करो सब चीज़ें, यानी कि कोई इम्पोर्टेड ड्यूटी नहीं लगेगी, तुम्हें ज़मींदारी राइट्स भी देते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि मुगल्स कहीं ना कहीं शॉर्ट साइटेड थे. उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है हमें फ़ायदा ही तो हो रहा है, बाद में इनके पास इतने सुपीरियर वेपन्स हैं, हम यूज़ करेंगे. लेकिन उनको ये नहीं पता था कि फ्यूचर में यही कंपनी जिनके पास इतने सुपीरियर वेपन्स हैं ये हमें कब्ज़ा भी कर सकती हैं हम पे. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं आपको औरंगज़ेब शॉर्ट साइटेड दिखेंगे यहाँ पे. आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि ये शॉर्ट साइटेड है या लॉन्ग साइटेड है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, द कंपनी ट्राई टू गेन मोर कंसेशन एंड मिस यूज़ एंड ग्रांटेड प्रिविलेज. कंपनी बहुत ही ज़्यादा करने लग गई, मतलब फ़ायदा उठाने लग गई हमारे रूलर्स का. और इसमें क्या हुआ, मतलब ज़मींदारी में भी वो सारा पैसा अपना ही लूट लेती थी. सरकार को बहुत ही कम पैसा आता था, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ बंगाल को. द कंपनी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नवाब और बंगाल, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए उनके साथ, नवाब और बंगाल के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी करे उन्होंने. जैसे आफ्टर औरंगजेब डेथ द बंगाल नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट कंपनी कंसेशन एंड डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट. जैसे औरंगजेब की डेथ हुई तो बंगाल नवाब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे कोई कंसेशन और नहीं ले रहे हैं, हमें लार्ज ट्रिब्यूट्स दो. ट्रिब्यूट्स मतलब गिफ्ट जस्ट फॉर रिस्पेक्ट. ओके. They denied the company to right to mint coins and prevented it from extending its fortification. उन्होंने कहा भाई fortification भी मत करो हमारे वहाँ, तुम लोग जाओ यहाँ से. The Nawab excused the company deceit and was enraged over the aggressive sentence. तो डियर स्टूडेंट, जो नवाब थे वो बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा हमें और नहीं झेलना, तुम सब जाओ कंपनी वालों. तो ये सब उन्होंने कह दिया. उसके बाद फिर देखो डियर स्टूडेंट क्या हुआ. द कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेटेड इनटू कॉन्फ्रोंटेशंस एंड क्लूमिनेटिंग इन फेमस बैटल ऑफ प्लासी. इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे डियर स्टूडेंट, जिसकी वजह से एक बैटल आई जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी. तो इन 1756 अलीवर्दी खान डाइड एंड सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. अलीवर्दी खान मर गया था, उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बन गया था. द कंपनी ट्राई टू असिस्ट वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल्स इन बिकमिंग नवाब. तो कंपनी ने क्या करा, एक को ना बोला कि भाई हम तुम्हें नवाब बना देंगे, तुम एक काम करो, तुम लोग हमारा साथ दो बस. ठीक है.
तो अब देखो यहाँ पे enraged सिराजुद्दौला asked the company to stop interfering in the political affairs of his domination। और सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई तुम जो भी कर रहे हो करो, लेकिन हमारी पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल जो अफेयर्स है उसमें तुम इंटरफेयर मत करो बीच में। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, तुम फोर्टिफिकेशन भी मत करो। पे द रेवेन्यू, जो रेवेन्यूज हमने तुम्हें पे करने के लिए कहा है वो चुपचाप पे करो। बट द निगोशिएशन फेल्ड and the Nawab marched soldiers into the English factory of Kasimbar and captured it। तो उन लोगों ने उनकी बात ही नहीं मानी, तो नवाब को बहुत गुस्सा आ गया और वो अपनी आर्मी को लेके इंग्लिश फैक्ट्री जो थी उनकी कासिम बाज़ार में, वहाँ पे उन्हें कैप्चर कर लिया। विद द फॉल ऑफ कलकत्ता एंड द फेल्ड extended negotiation with the Nawab, the company army led to the Robert Clive attacked Sirajuddaulah at Plassey in 1757। इससे क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने सिराजुद्दौला पर अटैक करा प्लासी में 1757 में, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, भैया हमारी इंग्लिश फैक्ट्री में कैसे यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ कंपनी इन द इंडिया। बैटल ऑफ प्लासी में इंडिया पहली बार जीती थी, जो कंपनी थी वो पहली बार जीती थी। The main reason for the defeat of Nawab was that the forces of Mir Jafar, one of the Nawab's commander, never fought the battles। क्योंकि उन्होंने मीर जफ़र को ये लालच दिया था कि भाई हम तुम्हें जो है नवाब बना देंगे, तुम बस हमारा साथ दो, तुम कभी भी वॉर मत लड़ना। तो इसलिए मीर जफ़र ने कभी बैटल लड़ी नहीं, जिसकी वजह से जो है नवाब डिफीट हो गया था आराम से। अब है डेवलपमेंट्स पोस्ट बैटल ऑफ प्लासी। जब प्लासी बैटल हो गई थी उसके बाद क्या हुआ, द कंपनी वॉज नॉट रेडी टू अज्यूम एडमिनिस्ट्रेशन एज इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव वॉज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। कंपनी नहीं चाहती थी कि भाई वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए, क्योंकि वो उनको पता था कि उनका मेजर ऑब्जेक्टिव है क्या, उनका मेजर ऑब्जेक्टिव सिर्फ है इंडिया में ट्रेड करना, ठीक है। अब है दिस कुड बी डन विदाउट द कॉन्केस्ट बट द हेल्प ऑफ लोकल रूलर। वो कहते हैं इसको हम कॉन्केस्ट के बिना ही कर सकते हैं, लोकल रूलर्स की हेल्प से। सो इट मेड मीर जफ़र द नवाब ऑफ बंगाल। तो उन्होंने मीर जफ़र को नवाब बना दिया बंगाल का। हाउएवर द कंपनी क्विकली डिस्कवर्ड दैट द पपेट नवाब्स वर नॉट हेल्पफुल एज दे वर थॉट टू बी। उन्होंने जबकि पपेट नवाब्स बनाए थे, यानी कि नवाब जो उनसे चलते हैं, लेकिन वो भी उनको इतने हेल्पफुल नहीं थे जितना वो चाहते थे। दे डिफीटेड एंड रिप्लेस द नवाब हु प्रोस्टेटेड। जो नवाब उनका कहना नहीं मानता था उसको हटाकर दूसरे को लगा देते थे। When Mir Jafar protested, Mir Qasim was installed as a Nawab. When Mir Qasim complained, he was defeated in the Battle of Buxar in 1764 and driven out of Bengal, and the Mir Jafar was reinstalled। तो देखो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि कंपनी कैसी थी। जिसने भी थोड़ा सा कंपनी की बात नहीं मानी, बस उन्होंने उसको हटा के दूसरे को रूलर बना दिया। Diwani rights to Bengal। So dear student, the company demanded money from the Nawabs to finance their expenses of trade, wars and others, but it desired for more territories and revenue। In 1765, the Mughal emperor appointed the company as Diwani of Bengal। This enabled the company to gain Bengal vast revenue resources। कंपनी को बस पैसा चाहिए था ताकि उनकी ट्रेड चल सके, उनका प्रॉफिट हो सके, है ना। तो वो और भी ज़्यादा टेरिटरी और रेवेन्यू चाहती थी। तो इन 1765 में उनको जब दीवानी मिल गई बंगाल की, तो उन्होंने बंगाल का वास्ट रेवेन्यू यूज़ करा, और जहाँ तक कि उनके जितने भी एक्सपेंसेस होते थे वो उसमें भी दीवानी ही यूज़ करते थे। एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कंपनी बस यही चाहती थी कि भाई वो जितना प्रॉफिट कर सके उतना प्रॉफिट करे, तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस लगाना स्टार्ट करा डियर स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट हैव टू पे द सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, and if the Indian rulers failed to pay the payment, their part of territory was taken away as alliance, as penalty। तो होता क्या था सब्सिडरी अलायंस में कि भाई इंडियन रूलर्स को अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रखनी है, उनकी जो उनको हम ही प्रोटेक्ट करेंगे कंपनी के लोग, लेकिन उनको एक सर्टेन अमाउंट पे करना था। सपोज मान लो 5 लाख उनको पे करना है, लेकिन अगर इंडियन रूलर फेल हो गए, उन्होंने पे नहीं करे, तो उनकी जो टेरिटरी थी उनको वो ले ली जाती थी हाफ। राइट डियर स्टूडेंट, ऐसे ऐसे करके ये प्रॉफिट करने लगे अपने।
फिर हम आते हैं मिलिट्री इंटरवेंशन में। तो मैसूर strengthened under the rule of powerful rulers like हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। मैसूर में बहुत पावरफुल रूलर थे जैसे कि हैदर अली और सन टीपू सुल्तान। तो मैसूर कमांडेड द प्रॉफिटेबल मलाबार कोस्ट बिजनेस वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमन। In 1785, Tipu Sultan prohibited local merchants from trading in the company by prohibiting the exports of sandalwood, पेपर, कार्डेमन थ्रू द पोर्ट्स ऑफ द किंगडम। तो उन्होंने रोक दिया, भाई अब कोई नहीं लेगा हमारा सामान। द कंपनी फॉट 4 वार्स विद मैसूर। 4 वॉर्स उन्होंने लड़ी। एक है 1767 से 1769, 1780 से 84, 1790 से 92 और लास्ट है 1799। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 1799 में जो कंपनी थी वो जीत गई थी और ये सब हार गए थे। इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ सेरिंगापटम, जो कि टीपू सुल्तान हार गया था, जबकि वो लड़ ही रहे थे, वो लड़ते लड़ते हारे थे। मैसूर वॉज ट्रांसफर टू फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी वॉडयार्ड, यानी कि वहाँ पे वो अपने सामान रखा करते थे और वहाँ पर भी उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस लगा दिया था। अब है मराठास। मराठास के साथ क्या हुआ, The dream of Marathas to rule Delhi was ruined after their defeat at the third battle of Panipat in 1761। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में, मराठास के सारे सपने टूट गए थे। वो चाहते थे कि वो दिल्ली में भी रूल करें, लेकिन वो कभी कर नहीं पाए। द कॉन्फिडेरेसी ऑफ मराठा चीफ्स अंडर द लीडरशिप ऑफ पेशवा वॉज फॉर्म टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट। एंग्लो मराठा वॉर्स वर फॉट, जिसमें मराठा पावर जो है पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर दी थी। अब आते हैं पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी में। लॉर्ड हेस्टिंग इंट्रोड्यूस द न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसिंग। द कंपनी क्लेम दैट इट हैड मोर पावर देन द इंडियन स्टेट, बट इट वॉज मेंट बाय द रेजिस्टेंस। द रानी Chanama of Kittur took up the arms and led the anti-British resistance movement. In 1843, the company annexed Sindh and after the death of Maharaja Ranjit Singh, they annexed Punjab. तो ये था आपका कुछ चीज़ जिसमें कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट करने की सोचने लगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दैट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स में क्या था, The last wave of annexation occurred under the Lord Dalhousie। annexation की जो लास्ट वेव थी वो कब स्टार्ट हुई, अंडर डॉलहाउसी, जो कि क्या था, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स लगाया। According to the doctrine of Leibs, if an Indian leader died without a male heir, his kingdom will lapse, that it becomes a part of company। भाई अब तुम लोग खुद ही सोच लो कंपनी कितनी शातिर थी। इतने सारे उन्होंने वेज ढूंढे थे कि भाई कहाँ से कहाँ वो प्रॉफिट करें, कितना प्रॉफिट करें। अब आप खुद सोचो कि भाई इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। डियर स्टूडेंट, आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपको ये अच्छा लगा कि जो भी ब्रिटिश ने करा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट बॉक्स में नो लिख देना। अगर आपको अच्छा लगा जो भी ब्रिटिश ने करा तो येस लिख देना। लेट अस सी दैट व्हाट इज़ योर what do you think about the company's army? So let us see in the comment box. So dear student, it's very important to interact with us. So आपको जो भी क्वेश्चन थ्रू आउट द सेशन पूछे जाते हैं, आपको उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स में क्या था कि अगर आपका कोई भी रूलर मेल हायर, उनका कोई भी बच्चा मेल है जो कि आगे जाकर रूलर बनने वाला है, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो उनकी पार्ट थी टेरिटरी की वो ले ली जाती थी। ये बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग लगाया लॉर्ड डॉलहाउसी ने, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो लॉर्ड डॉलहाउसी में लास्ट वेव ऑफ एनेक्सेशन आई। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, 17 संबालपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी वर नेक्स्ट, इसी की वजह से जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। अब आते हैं डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट में, जो कि है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बाय द कंपनी। तो बाद में कंपनी ने खुद की अपनी आर्मी को मतलब रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब भर्ती कर रहे थे उस सैनिकों की। तो उसमें उन्होंने पीजेंट्स को ले लिया था। पीजेंट को वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने लग गए थे। पहले तो कंपनी की आर्मी थी वो भी पहले जो थी कैवेलरी और जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स थी उनमें ही चलती थी, मतलब घोड़ा ओढ़ा आएगा, घोड़े के ऊपर बैठ के लड़ाई करेंगे, वैसा होता था।
लेकिन बाद में 19वीं सेंचुरी में जब वेलफेयर आया टेक्नोलॉजी का, तो उन्होंने क्या लेना स्टार्ट कर दिया, मूस्टैक्स सेट मैचलॉक्स। तो उसमें क्या करते थे, उनके पास बंदूक आ गई थी, तो वो आराम से चल कर भी मार सकते थे। तो उस समय जो आपके इन्फेंट्री रेजिमेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा जो थे फेमस हो गए थे। डियर स्टूडेंट, यही था आपका चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अगर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट एंड विल फॉरगिव आवर मिस्टेक्स। थैंक यू सो मच।